साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन से यूपीएससी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट थीम, साथ में मैं टॉपिक कैसे सेलेक्ट किया, ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसे मक्खन करके इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। कुछ लोग क्या होता है, घर में पड़े रहते हैं, दोनों हाथ बांध कर पड़े रहते हैं, फिर उनको कोई जगाता है कि उठो उठो उठो। लेकिन जॉब जब मिली तो जॉब के बाद एक काम और हुआ कि इसके साथ वहां पर उसी जहां पर वो काम करता था वहां पे इसकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन गया। और देखो ये सवाल लगाओ और तुम्हें समझ आया कि नहीं, ये समझ में मुझे आ जाएगा। आइए मैं आपको थोड़े से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो भी लगा लेते हैं, और ये मेरा वादा है, वीडियो अंत तक देख लिया आपने तो आपको 2 नंबर इस वीडियो से फायदा होने वाला है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन से यूपीएससी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट थीम है जहां पर एग्जामिनर बार बार इंटरेस्ट लेता है, और एग्जामिनर इस बार कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट लेगा बिकॉज ऑफ समथिंग वेरी ग्रेट हैज हैपेंड इन द रिसेंट पास्ट। तो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, साथ में मैं टॉपिक कैसे सेलेक्ट किया बेस्ड ऑन पीवाईक्यू, थीम एंड करंट अफेयर का रीसेंट कॉन्टेक्स्ट। इसके बेसिस पर जो टॉपिक सिलेक्ट किया है, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में एग्जामिनर इस बार क्या पूछेगा तो मैं टॉपिक पूरा एक्सप्लेन करके जाऊंगा और वो पॉइंट्स बता के जाऊंगा जहां से एग्जामिनर सवाल बनाने वाला है। ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसे मक्खन करके इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा कि नॉन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के भी हैं तो भी आपको चीजें समझ में आएंगी। और ये मेरा वादा है, वीडियो अंत तक देख लिया आपने तो आपको 2 नंबर इस वीडियो से फायदा होने वाला है, मान के चलिएगा। और यूपीएससी का एग्जामिनर यहां पर बार बार इंटरेस्ट लेता है ये थीम के बारे में समझने के लिए। मुझे थोड़ा सा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कॉन्टेक्स्ट भी देना पड़ेगा, और लास्ट में काम करेंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लेंगे। और मैंने आपके लिए एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी बनाया है, इस टाइप से सवाल पूछ सकता है यूपीएससी प्री 2025 में। तो मैंने पूरी की पूरी अपनी जान लगाई है, इसका मैक्सिमम आउटपुट आप लीजिएगा। देखिए सवाल देख लीजिए, ये सारे सवाल पीवाईक्यू हम लास्ट में कर भी लेंगे, नो प्रॉब्लम, पर अभी बस एक बार रीड करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग अलाउज जीन्स टू बी ट्रांसफर्ड। यहां पे डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर सवाल पूछा 2013 में। 16 में ट्रांसक्रिप्टोम के बारे में पूछ रहा है। ये व्हाट इज ट्रांसक्रिप्टोम, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये क्या होता है समझा दूंगा, पर सवाल कहां पर पूछ रहा है, ट्रांसक्रिप्टोम पे पूछ रहा है। 2019 में सवाल पूछा, 2019 में क्वेश्चन पूछा फंक्शनल डीएनए, पीस ऑफ डीएनए, फंक्शनल डीएनए, तो डीएनए के ऊपर सवाल पूछा, अगेन डीएनए के ऊपर सवाल पूछा। साथ में 2019 में आरएनए इंटरफेरेंस यानी आरएनए के ऊपर सवाल पूछा। यूपीएससी ने 2022 के प्री में डीएनए बारकोडिंग के ऊपर सवाल पूछा है। 2023 में माइक्रो सैटेलाइट डीएनए के ऊपर सवाल पूछा है। तो 2025 में माइक्रो आरएनए के ऊपर सवाल बन सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं मैं समझाता हूं। पहले आपको ये क्वेश्चन से आपको इतना समझ में आया कि थीम क्या है यूपीएससी की बायोटेक्नोलॉजी से, बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए आरएनए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और रीसेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ है, रीसेंट कॉन्टेक्स्ट में माइक्रो आरएनए को नोबेल प्राइज मिला है। साइंटिस्ट प्रोफेसर विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रुवकुन हैव बीन अवॉर्डेड द 2024 नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन फॉर डिस्कवरिंग द माइक्रो आरएनए एंड इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1993। नोबेल प्राइज अब जाके मिला है। क्यों ऐसा हुआ है इसका लॉजिक भी समझाऊंगा। तो विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रुवकुन के बारे में समझेंगे, इन्होंने जो माइक्रो आरएनए बनाया है इसके बारे में समझेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड ही समझेंगे। और यूपीएससी किस तरह से सवाल पूछ सकता है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 देकर आपसे इस तरह के सवाल भी पूछ सकता है, या बेसिक सिंपल आपसे आरएनए डीएनए के लॉजिक पे सवाल पूछ सकता है, या ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या होता है, इन बेसिक कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछता था। तो यूपीएससी जो भी करंट अफेयर में होता है उसका बैकवर्ड लिंकेज ढूंढकर या तो स्टैटिक से सवाल पूछता है या तो करंट अफेयर ओरिएंटेड सवाल पूछता है। तो इस तरह के सवाल बन सकते हैं। मैं आपको ट्रेन करता हूं, इस सवाल का जवाब भी लास्ट में करेंगे और आपके जवाब चुटकियों में आएंगे। मुझे कॉन्सेप्ट समझा लेने दो, और कॉन्सेप्ट समझने के लिए थोड़ा सा ब्रॉड हो जाओ, थोड़ा सा दिमाग ओपन कर लो ताकि मैं आपको आराम से चीजें समझा सकूं। एग्जाम्पल समझते हैं। एक फैमिली है जिसमें मॉम, डैड एंड 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 बच्चे हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कुछ बच्चे एकदम एक्टिवेटेड हों, खुद काम जाते हों, यानी एक्टिवेटेड का मतलब क्या है, कुछ लोग क्या होता है घर में पड़े रहते हैं, दोनों हाथ बांध कर पड़े रहते हैं, फिर उनको कोई जगाता है कि उठो उठो उठो, नौकरी करना है, पैसे कमाने हैं। फिर एक इंसान उठता है, फिर वो नौकरी करने जाता है तो अपने दोनों हाथों को खोलता है, फिर वो अपने एक हाथ से टाइपिंग करके काम करके क्या करता है, वो नौकरी करता है और फिर क्या करता है, पैसे कमा के लाता है। सब घर की यही कहानी है। कुछ बड़े आलसी लोग होते हैं जो पड़े रहते हैं, उनको मॉम एंड डैड की चप्पल की जरूरत होती है, मोर की जरूरत होती है, तब वो काम करते हैं। कुछ लोग खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, वो खुद ही काम करने चले जाते हैं। यस, आई होप इतनी स्टोरी समझ में आई। यस, ओके। तो ये जो इंसान जो पहले लेटा हुआ था, इसने अपने दोनों हाथ बांधकर आराम से सो रहा था। ये फिर जगा एक दिन, और जगने के बाद ये जॉब करने गया।
जॉब करने के बाद फिर लास्ट में ये क्या निकाल के लाता है, पैसे कमा के लाता है। वैसे ही मैं आपको बताता हूं हमारी बॉडी में कितने ढेर सारे सेल होते हैं। इमेजिन करो कितने ढेर सारे सेल है बॉडी में। बॉडी के एक सेल में बीच में क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ये क्रोमोसोम्स होते हैं। और क्रोमोसोम में क्या होता है, क्रोमोसोम में डीएनए होता है। तो मतलब बहुत ढेर सारा डीएनए मिलके क्रोमोसोम फॉर्म करेगा, क्रोमोसोम बहुत ढेर सारे मिलके न्यूक्लियस फॉर्म करेंगे, और न्यूक्लियस किसका पार्ट है, सेल का पार्ट है, और बहुत ढेर सारे सेल मिलकर हमारी बॉडी को फॉर्म करेंगे। यही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ओके। जो ये डीएनए होता है, जो हमने देखा भी, ये जो डीएनए होता है, डीएनए वो इंसान है जो घर में आराम से पड़ा हुआ है। अब मेरी बात समझना, डीएनए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और ये कैसा, इसके दो हाथ है, इसके दो हाथ है, यानी कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड है। दो हाथ है यानी डबल स्ट्रैंड है। पहला एक स्ट्रैंड ये है और दूसरा स्ट्रैंड ये है, दो स्ट्रैंड में है। यानी अभी इसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं, तो डीएनए के दोनों हाथ बंधे हुए हैं, तो डीएनए वैसे किसी काम का नहीं है। अब मेरी बात समझिएगा, जैसे डीएनए है ऐसी हमारी क्या है, पूरी की पूरी फैमिली है। पूरी फैमिली में कुछ पार्ट जो होता है जो कि काम का होता है, यानी डीएनए का जो कुछ पार्ट है जो फंक्शनल होता है, जो किसी काम का होता है, उसको हम जीन बोलते हैं। और ये जीन जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस मतलब जब काम पर जाता है और काम करके कुछ पैसे कमा के लाता है, तो उसको हम बोलते हैं जीन एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को, यानी पैसे कमा के ला रहा है। अब मेरी बात समझिएगा, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। हमारे एग्जाम्पल्स एकदम कॉन्टेक्स्ट समझा के एकदम ईजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं। यानी डीएनए बहुत बड़ा है, डीएनए का वो पार्ट कौन सा पार्ट, जो काम करता है, जो कुछ एक्सप्रेस करके पैसा कमा के लाता है। यानी इस फैमिली का ये आदमी जो पैसे कमा के ला रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ये जीन है। अगर ये पूरी फैमिली क्या है, ये पूरी फैमिली डीएनए है, तो ये जो इंसान है जो काम कर रहा है वो क्या है, जीन है। अब मेरी बात समझिएगा, जीन काम करेगा तो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो पैसा कमा के लाएगा। अब ये जीन काम कैसे करता है, तो मान लीजिए डीएनए का ये जो पार्ट मैंने निकाल लिया, ये पार्ट क्या है, जीन है, ये डीएनए का ही पार्ट है। तो जीन भी डीएनए का ही पार्ट है, पर कौन सा पार्ट है, फंक्शनल पार्ट है तो फैमिली का हिस्सा, पर फंक्शनल पार्ट है। जीन काम कैसे करता है, पहले इसके दोनों हाथ बंधे हैं, क्योंकि ये क्या है, डीएनए है, तो दोनों हाथ बने यानी डबल स्टैंडर्ड है। फिर एक प्रोसेस होती है इसके साथ, इसको कोई जगाता है कि उठो जॉब पर जाओ, काम पर जाओ, काम नहीं करना है तुमको, तो अभी काम पर जाएगा, इसको जॉब मिलेगी, तो जॉब मिलेगी, तो अभी जॉबलेस से इसको जॉब मिलेगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो जब डीएनए से जब आरएनए बनता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यानी डीएनए से आरएनए बना, मतलब दोनों हाथ बंधे हुए थे, अब दोनों हाथ खुल गए, तो ये क्या हो गया, डबल स्टैंडर्ड जो था, अब ये कैसा हो गया दोस्तों, सिंगल स्टैंडर्ड हो गया। अब हाथ खुल गए हैं तो खुले हाथों से काम करेगा, यानी ये जब जॉब में जाकर कुछ पैसे कमाएगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट किया ना अपने आप को, एक्सप्रेस किया, ट्रांसलेट किया तो पैसे कमाएगा। तो इस केस में जब एमआरएनए या आरएनए अपने आप को ट्रांसलेट करेगा तो प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन मतलब एंजाइम्स बनाएगा तो काम करेगा। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में एक जीन होगा जो हाइट को रेगुलेट करता होगा, किसी की हाइट बहुत ज्यादा होती है, किसी की बहुत कम होती है, इसका मतलब कोई जीन होगा जो हाइट को रेगुलेट करता है। तो जीन पहले ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाया होगा और आरएनए ने प्रोटीन बनाया होगा, उस प्रोटीन की वजह से हमारी हाइट बढ़ या घट रही होगी। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। तो दो प्रोसेस होते हैं, एक प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरे प्रोसेस का नाम है ट्रांसलेशन। तो आई होप ये बात आप समझ गए। तो डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से प्रोटीन बनेगा उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। याद कैसे करते हैं, क्रिप्शन लेशन। अगर एबीसीडी में देखें, सी पहले आता है तो ट्रांसक्रिप्शन पहले आएगा, एल बाद में आता है तो ट्रांसलेशन बाद में आएगा। आई होप ये बहुत कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर है। यानी किसी भी चीज को बनने के लिए बॉडी में मान लो कोई भी जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, भाई फंक्शनल पार्ट है, एक्सप्रेस करेगा तभी प्रोटीन बनेगी, तभी उस बॉडी में कुछ चीजें आएंगी, तभी बॉडी रेगुलेट कर पाएगी अपने आप को। मतलब प्रोटीन बनना बहुत जरूरी है सही चीजों का। इतना कॉन्सेप्ट समझ गए, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये ट्रांसलेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद वाली फेज को क्या बोलेंगे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। यस, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। और ट्रांसलेशन की पहले वाली को क्या बोल सकते हैं, प्री ट्रांसलेशन, या बाद वाले को क्या बोल सकते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशन। करेक्ट। अच्छा एक बात समझो, मैं आपको जो स्टोरी समझाने वाला हूं बड़े ध्यान से सुनिएगा एंड नो ऑफेंस टू एवरीबॉडी, इट जस्ट अ स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बहुत चीजें कन्वे करना चाहता हूं। ये स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई है, तो जो वो इंसान था जिसको जॉब मिल गई थी और उसके बाद वो पैसा कमाता था, लेकिन जब ये जॉब मिली, ये क्या बना था, डीएनए से आरएनए बना था।
लेकिन जॉब जब मिली तो जॉब के बाद एक काम और हुआ कि इसके साथ वहां पर उसी जहां पर वो काम करता था वहां पर इसकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन गया। अब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन गए तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इनसे आके चिपक गए। लिटरली मत लीजिएगा, समझाने के लिए बोल रहा हूं भाई। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आके इनसे चिपक गए तो इनके हाथ में इनका खुद का हाथ और गर्लफ्रेंड का हाथ दोनों फिर से मिल गया। अब ये जब दोनों मिल गए, अब ये क्या नहीं कर पाएंगे, ये ट्रांसलेशन करके कुछ पैसे नहीं कमा पाएंगे। तो इनका काम बंद हो गया। क्यों काम बंद हो गया? जब भी दोनों हाथ मिलके जुड़ जाएंगे तो डीएनए कैसा था, सेकंड दो स्ट्रैंड थे। जब भी दो स्ट्रैंड है तो जब भी दो स्ट्रैंड मिल जाएंगे तो किसी काम का नहीं है। जब वो डीएनए आरएनए बना था उसका हाथ खाली हो गया था, लेकिन बाहर से कोई गर्लफ्रेंड आए और फिर इसको हाथों में हाथ डाल के फिर से इसको बंद कर दे, फिर ये किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो ये जो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है इसको हम बोल रहे हैं माइक्रो आरएनए। तो आरएनए के पास में माइक्रो आरएनए आके चिपक जाए तो अपने आप को ये ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। और ये किस फेज में होगा? ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन फेज में होगा। अब मेरी बात समझिएगा, जितना एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है मैं उतना ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पूरी कोशिश कर रहा हूं। आई होप आप समझ रहे हैं। तो ये माइक्रो आरएनए पहले हमें पता नहीं था। 1993 में डिस्कवरी हुई कि एक वॉर्म था, उस वॉर्म में डिस्कवरी हुई कि उस वॉर्म में क्या है, माइक्रो आरएनए है। माइक्रो आरएनए है मतलब किसी एक घर में लड़की है, किसी एक घर में गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आ गया है। इनको पता, किसको पता चला? आपके घर वालों के लड़कियों को पता चला, किसी को पता चल गया। तो इन साइंटिस्ट को पता चला 1993 में कि एक वॉर्म है, उसके पास माइक्रो आरएनए होता है। और माइक्रो आरएनए क्या करता है, कोई भी चीज में जाके जब वो चिपक जाता है तो वो जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देता। जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देता क्योंकि वो हाथों में हाथे डाल के बैठ जाते हैं तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं होने देते। तो 1993 में पता चला था। तो ये सिर्फ वॉर्म के बारे में पता चला था कि लिन4 नाम का एक माइक्रो आरएनए है जो ये काम करता है। गर्लफ्रेंड का नाम हो या बॉयफ्रेंड का नाम है, जैसे समझ ले, लिन4 नाम है उसका। लेकिन एक चीज और समझी गई साथ में कि 1993 में ये समझ में आया कि ये सिर्फ एक वॉर्म में ही होता है। उस समय ये नहीं पता था कि सारे ह्यूमन बॉडी में ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में भी ये चीजें होती है। तो हमारे पास भी ये चीज है पर हमें उस समय पता नहीं था। तो उस समय नोबेल प्राइज नहीं मिला कि चलो ठीक है वॉर्म में है तो क्या करेंगे, इसका क्या यूज है, यूज केस नहीं है। लेकिन अब जाके पता चला कि ह्यूमन बॉडी में भी एक लेट7 नाम का माइक्रो आरएनए होता है। माइक्रो आरएनए होता है। अगर ह्यूमन बॉडी में माइक्रो आरएनए होता है तो इसका मतलब है ये किसी से जाकर, किसी आरएनए से जाके अटैच कर सकता है और इस आरएनए को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, यानी ट्रांसलेशन नहीं होने देगा। ये फाइंड किया। लेकिन सर इसमें अमेजिंग क्या है? अब मेरी बात समझो, अमेजिंग क्या है। मान लो जो आपके डीएनए था, जो ये डीएनए था, इस डीएनए का एक पार्ट ये है, ये जीन है जो फंक्शनल जीन है, ये ऑन्कोजीन है। ऑन्कोजीन जो कैंसर को बनाता है। आयो इसमें अगर म्यूटेशन होगा तो क्या होगा, कैंसर फॉर्म होता है। तो दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। अगर ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इसमें म्यूटेशन होके अगर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इसीलिए कैंसर वाले डॉक्टर को हम उस ट्रीटमेंट को ऑन्कोलॉजी, कैंसर की स्टडी, आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। यस, तो कैंसर, ये जीन अपने आप को अगर एक्सप्रेस करेगा तो कैंसर होगा। तो अगर ये कैंसर होगा तो कैंसर को रोकना पड़ेगा। अब सुनो, ये जीन है यानी ये डीएनए, इसको पहले आरएनए बनना पड़ेगा। आरएनए बनने के बाद फिर प्रोटीन बनेगा, फिर प्रोटीन बनेगा तब कैंसर सेल्स आएंगे और कैंसर सेल्स आपकी बॉडी को करप्ट करेंगे और आपको कैंसर होगा। यानी डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, यही प्रोसेस हो रहा होगा। तो अगर ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, इस एक्सप्रेशन को रोक दें तो कैसा होगा? ये कभी एक्सप्रेस ना कर पाए तो कभी प्रोटीन नहीं बनेगा, तो कभी आपको कैंसर होगा नहीं। इसके लिए हमने ये सोचा कि इसके जो दो हाथ थे, ये जब आरएनए बनेगा इसके एक हाथ होंगे यानी सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, तो उसमें जाके माइक्रो आरएनए जाके चिपक जाएगा। और जब माइक्रो आरएनए जाके इस आरएनए से बाइंड हो जाएगा तो कभी प्रोटीन बनेगा नहीं, तो कभी आपको कैंसर होगा नहीं। यानी इसका डिफरेंट डिसीज को ट्रीट करने में ना हो, आपको प्रिवेंट करने में ये मदद करेगा। ये रेलेवेंस है। तो ये कैंसर से बचाने के लिए आपको मदद कर सकता है। यानी इस जीन का एक्सप्रेशन रोक दो। तो ये गर्लफ्रेंड आके क्या कर रही थी, आपका आरएनए और माइक्रो आरएनए बाइंड करके क्या कर रहा था, काम नहीं होने देगा। तो अगर ये आरएनए काम नहीं करे, अपना कौन सा आरएनए जो कैंसर कर रहा है, अगर ये काम नहीं करे तो प्रोटीन नहीं बनाएगा, प्रोटीन नहीं बनाएगा तो आपको कैंसर नहीं होगा। तो हम आरएनए काम ना कर पाए इसके लिए क्या करें,
आरएनए को माइक्रो आरएनए से बाइंड करते हैं, आरएनए को माइक्रो आरएनए से बाइंड कर दें, इसके साथ इसके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना के इसको इंगेज कर दो वहां पर, ताकि कभी प्रोटीन ना बना पाए। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इसका मतलब है कि इस तरह की चीजों में ये मदद कर सकता है। आइए मैं आपको समझा देता हूं, जो यहाँ पे लिखा भी है अबाउट माइक्रो, इट्स शॉर्ट नॉन कोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स यूजली अबाउट 22 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग। कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप बात समझिए, जो यहां से डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन ना बने तो माइक्रो आरएनए क्या करेगा, रेगुलेट करेगा आरएनए को। माइक्रो आरएनए आरएनए के साथ चिपक जाएगा, यानी ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन वाली फेज में, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन वाली फेज में माइक्रो आरएनए अगर आके चिपक जाएगा ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद आरएनए से, तो फिर आरएनए क्या नहीं कर पाएगा, ट्रांसलेशन करके प्रोटीन नहीं बना पाएगा। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ माइक्रो आरएनए। मैंने क्रैक्स बता दिया है, आपको याद क्या रखना है, याद रखना है इट्स अ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, इट रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन एट द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। गॉट माई पॉइंट, गॉट माई पॉइंट। लेकिन सोचो, ओके ये भी पढ़ लेते हैं। टिपिकली बाइंड्स टू कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस इन द मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है। दीज आर टाइप्स ऑफ आरएनए, यस, leading to mRNA degradation or inhibition of translation, thereby silencing the gene expression। जीन के एक्सप्रेशन को साइलेंस कर दिया। वो बेचारा काम कर रहा था, पैसे कमा रहा था, उसको काम नहीं करने दिया, वो घर से निकला था जॉब पे, जॉब में जाके उसके दोनों हाथ को पकड़ लिया। आई होप यू गॉट, ये मैंने जो समझाया है आपको एग्जांपल के थ्रू, आई होप ये इमेजिन कर पा रहे हो, आपको आरएनए पूरा समझ में आ रहा है। ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, मैं एक छोटा सा टीचर, इसको इजी करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको। इसका फिर फंक्शन क्या है, दे कैन बी अ बायोमेकर्स फॉर वेरियस डिसीज इंक्लूडिंग कैंसर। कैसे, जो हमारा जीन था जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जब ये डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनाएगा तब कैंसर होगा। हम इस आरएनए को यहां पर माइक्रो आरएनए लगाकर इसको क्या करेंगे, इसके हाथों में हाथ मिला देंगे और ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ये जीन साइलेंस हो जाएगा। तो जीन एक्सप्रेस नहीं करेगा तो कभी कोई चीज होगी नहीं, जो डिसीज होने वाली होगी वो आपको होगी नहीं। दूसरा, ये थेराप्यूटिक भी है, थेरेपीज के लिए भी काम आ सकता है। दीज थेरेपीज एम्स टू इनहिबिट और रिप्लेस द डिसरेगुलेटेड एमआईआरएनए यानी माइक्रो आरएनए, कैन हेल्प टू करेक्ट द एबनॉर्मल जीन एक्सप्रेशन। मतलब मान लो आपकी हाइट नहीं बढ़ रही, हो सकता है जो आपकी डीएनए हो, जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जो जीन हो, डीएनए में जो जीन हो जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उससे आरएनए बनता होगा, आरएनए से प्रोटीन बनता होगा, और प्रोटीन जो बनेगा वो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फॉर एग्जांपल हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये आरएनए काम नहीं कर पा रहा था, आपकी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि हो सकता है इस आरएनए में पहले से कोई माइक्रो आरएनए आके अटैच हो, हाथों में हाथ डाल के बैठे थे ये, तो आपकी प्रोटीन नहीं बन रहा था, तो आपकी हाइट नहीं बढ़ रही थी। तो अगर हम इस आरएनए को, माइक्रो आरएनए को यहां से किसी तरह से डिसफंक्शनल करके हटा दें, या इसको डिसफंक्शनल कर दें, फंक्शन में ना रहे, इसको कुछ ऐसा दे दें कि फंक्शन करना भूल जाए, हाथों से हाथ छूट जाए, तो फिर से आरएनए ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाएगा तो हाइट बढ़ जाएगी। यानी ये इस तरह से थेरेपीज में भी यूज हो सकता है। एमआईआरएनए आर वैल्यूएबल टूल्स फॉर स्टडीइंग द जीन रेगुलेशन मैकेनिज्म एंड कैन बी यूटिलाइज्ड इन द क्रॉप इंप्रूवमेंट बाय रेगुलेटिंग द जीन एक्सप्रेशन टू एनहांस द रेजिस्टेंस टू द पेस्ट एंड एनवायरमेंट स्ट्रेस और इंक्रीज द क्रॉप यील्ड। यानी ये जीन एडिटिंग जो हम पढ़ते हैं, जीनोम एडिटिंग, जीन एडिटिंग, डीएनए, आरएनए, इस कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। आई होप मैंने आरएनए का जो आपको क्रूड वर्जन समझाया है, जो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो मैंने समझाने की कोशिश की है कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मैंने बड़े क्रूड एग्जाम्पल समझाया है, ताकि आप जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है, कभी टेक्नोलॉजी का टी नहीं पढ़ा उन्होंने उनको भी ये बात समझ में आ जाए। और देखो ये सवाल लगाओ और तुम्हें समझ आया कि नहीं, ये समझ में मुझे आ जाएगा। इसका जवाब मुझे कमेंट में देना, बहुत मेहनत करके मैंने समझाया है, इसका जवाब मुझे कमेंट में देना। माइक्रो आरएनए आर कोडिंग मॉलिक्यूल्स दैट रेगुलेट्स जीन एक्सप्रेशन एट द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। माइक्रो आरएनए बाइंड्स टू कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इन एमआरएनए लीडिंग टू साइलेंसिंग ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। मुझे बता दो क्या आंसर है, प्लीज बता दो, तुम्हारे लिए वीडियो बनाता हूं, बताओ, मुझे यकीन हो जाएगा तुम्हें समझ आ गया। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो मैं बहुत हैप्पीएस्ट पर्सन हो जाऊंगा, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसमें पता नहीं क्या क्या करेंगे। अरे बाप रे बाप, उतना कुछ नहीं करना है, तो मैंने आपको सिंपल हाथों में हाथ डाल के समझा दिया है। आई होप एग्जाम्पल की तरह ही ले रहे हैं, ऑफेंस नहीं ले रहे हैं कि भाई ऐसा थोड़ी होता है कि सर लड़की लड़का हाथ में हाथ डाल के बैठे तो काम नहीं करेगा। आई होप वैसा नहीं ले रहे हैं, मैंने समझाने के लिए यूज किया है, डिस्क्लेमर है। इसका आंसर क्या है, हाँ ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन को, बिल्कुल, यानी ये सही है। माइक्रो आरएनए बाइंड्स टू कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इन द एमआरएनए लीडिंग टू साइलेंसिंग ऑफ द जीन एक्सप्रेशन, ये भी सही है। और ये सही है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1। इसका आंसर क्या है, ए। आइए मैं आपको थोड़े से
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो भी लगा लेते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग अलाउस जीन्स टू बी ट्रांसफर्ड अक्रॉस डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द प्लांट फ्रॉम एनिमल टू प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू हायर ऑर्गेनिजम्स। जहां पर करना है वहां पर कर सकते हैं। एक जीन एक किसी ऑर्गेनिज्म से उसके डीएनए से जीन को निकाल के उसके किसी पार्ट को निकाल के कट करके कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। क्रिस्पर कैस9 आपने सुना भी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है डी। ट्रांसक्रिप्टोम क्या है? अब ये तुम बता दो। ट्रांसक्रिप्टोम कहां पर आपको मिलेगा? ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। कहां पर एमआरएनए है? फुल रेंज ऑफ एमआरएनए मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस बाय एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज ट्रांसक्रिप्टोम। नाम में ही मतलब है। ये सवाल मैंने माइक्रो आरएनए क्यों पढ़ाया? आई होप यू गॉट माई पॉइंट। यस, विद रेफरेंस टू रीसेंट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कौन सा करेक्ट नहीं है? इसका जवाब तुम बताओगे। फंक्शनल क्रोमोसोम्स कैन बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए टेकन फ्रॉम द सेल्स ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज। Piece of artificial DNA can be created in the laboratories. A piece of DNA cut out from the animal cell can be made to replicate outside the living cell in a laboratory, and cells taken out from the plants and animals can be made to undergo cell division in a laboratory petri dishes. बताइए इसका आंसर क्या होगा? थोड़ा सा can be, ये आप थोड़े से वर्ड यूज कीजिएगा। can be taken out from the can be and can be, यानी सब हो सकते हैं। तो फिर कौन सा होना मुश्किल है? मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन नहीं हो सकता, किसकी पॉसिबिलिटी कम है? आई होप यू गॉट माय पॉइंट। आंसर क्या होगा? ए, फंक्शनल नहीं हो सकता। तो फंक्शनल क्रोमोसोम कैन बी क्रिएटेड बाय जॉइनिंग सेगमेंट ऑफ द डीएनए फ्रॉम द सेल्स ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज। डिफरेंट स्पीसीज के सेल्स को जोड़कर उसके डीएनए को ज्वाइन करके सेगमेंट, उसको फंक्शनल क्रोमोसोम नहीं बना सकते। क्रोमोसोम बना सकते हैं पर फंक्शनल होगा कि नहीं होगा ये पॉसिबल नहीं है। तो फंक्शनल क्रोमोसोम नहीं बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए। आरएनए इंटरफ्रेंस, इंटरफ्रेंस का मतलब वही था कि आरएनए हाथ में हाथ डाल दो, इंटरफेयर कर दो तो ठीक हो जाएगा। उसी को हम आरएनए इंटरफ्रेंस भी बोलते हैं। टेक्नोलॉजी हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। व्हाई? इट इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग जीन साइलेंसिंग थेरेपीज। जाहिर सी बात है, हाथ में हाथ डाल देंगे तो जीन के एक्सप्रेस नहीं होने देंगे, तो जीन को साइलेंस कर देंगे। इट कैन बी यूज्ड इन डेवलपिंग द थेरेपीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के लिए भी यूज हो सकता है। अगर हम जो कैंसर रिस्पॉन्सिबल जीन है उसको साइलेंट कर दे तो काम हो जाएगा। इट कैन बी यूज्ड टू डेवलप हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपीज के लिए यूज नहीं होता है। इंटरफेरेंस कर रहे हैं ताकि कोई काम ना हो पाए। हम कुछ डेवलप करने के लिए, थेरेपीज डेवलप करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए ये नहीं होता है। ये इंटरफेरेंस है रोकने के लिए ताकि कोई जीन अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए। इट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस क्रॉप प्लांट्स दैट आर रेसिस्टेंट टू वर्चुअल पैथोजेंस। जाहिर सी बात है ये भी हम काम कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर 1, 2, 4 होगा। साथ में ये सवाल है डीएनए बारकोडिंग के ऊपर। तो डीएनए बारकोडिंग टूल किस लिए यूज हो सकता है? एक्सेस द एज ऑफ द प्लांट और एनिमल। डीएनए से आप किसी भी प्लांट या एनिमल की एज को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये पहला ही गलत है। पहला गलत है तो आंसर क्या होगा? या तो 3 है तो 2 और 3 है। 3, आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल्स इन द प्रोसेस फूड। ये हो सकता है। और स्पीसीज को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो डीएनए से जाहिर सी बात है हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? इसका 2 और 3 होगा। साथ में माइक्रोसैटेलाइट डीएनए क्या है? माइक्रोसैटेलाइट डीएनए का मतलब यह है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द वेरियस स्पीसीज ऑफ द फौना को स्टडी करने के लिए हम माइक्रोसैटेलाइट डीएनए का यूज करते हैं। आज माइक्रोसैटेलाइट डीएनए के ऊपर सवाल पूछा है, कल के ऊपर आपके पास माइक्रो आरएनए के ऊपर सवाल भी पूछ सकता है। इसलिए मैंने आपको एक टॉपिक भी पढ़ाया। आई होप आपको इस वीडियो में सिंप्लीफाइड वर्जन में, क्रूड वर्जन में आपको माइक्रो आरएनए भी समझ में आया। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बता दिए। एग्जामिनेशन में सवाल इतना ही पूछा जाएगा। ये मैक्सिमम डेप्थ में मैंने सवाल बना दिया है। इससे नीचे तो वो पूछेगा भी नहीं, आपसे बहुत हल्का सवाल पूछेगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। आप लोग शेयर नहीं करते हो, मैं क्या बोलूं, शेयर भी कर दिया करो। अगर मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूं तो अपने पास मत रखो, अपने पास रखोगे इतना सेल्फिश मत हो, है ना। सबका भला देखना है। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप थोड़ा सा शेयर करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि एज अ टीचर मुझे सबको पढ़ाने का मौका भी मिले। आई होप यू विल शेयर दिस टाइम। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।